वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संजय मैथ क्लासेस। इससे पहले जो है वीडियोस में आपको चैप्टर 6 जो है आपको बताया जा सकता। समय के अभाव के कारण मैं आपको चैप्टर 7 का कोई वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन आज जो है कई बच्चों के कहने के बाद मैंने चैप्टर 7 का जो है पहला वीडियो बनाया है। आप लोग इसे देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज तो ऐसी आकृति जो हमारी तीन भुजाओं से घिरी हो या तीन भुजाओं से बनी हुई हो, उस आकृति को हम ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल जो त्रिभुज है, और स्पेशली इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समरूप और सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में। समरूप हमारा आएगा किसमें? हाई स्कूल में। तो जो 9th में है, 9th में हमारा समरूप त्रिभुज ना होकर सर्वांगसम त्रिभुज है। तो सर्वांगसम त्रिभुज हमें सर्वांगसम कैसे सिद्ध करेंगे, क्या सर्वांगसम होता है, इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इस बारे में जानकारी होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज समद्विबाहु कैसे होते हैं, समबाहु कैसे होते हैं, समकोण त्रिभुज क्या होता है। इन सारे त्रिभुजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब सम द्विबाहु, समान दो भुजाएं। इट मीन से हो गया कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ऐसे ही जो समबाहु पे अगर आएंगे, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, तो ऐसा त्रिभुज इसकी सारी भुजाएं कैसी हो? समान हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। इसी तरह से अगर विषमबाहु पे आ जाओ, विषम मीन्स अलग अलग होता है, बाहु माने भुजाएं, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं वो हमारा क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज बात, ये चीजें आप पीछे के क्लासेस में 6, 7, 8 में जो है अध्ययन हो चुका है। सिर्फ मुझे बताने के लिए मैंने क्या है इन चीजों के बारे में बता दिया। अब जब हमारा क्या कहते हैं समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु त्रिभुज होगा, इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जो मेन चीजें हैं वो यहाँ पे नोट डाउन करने वाली है, वो ये है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं। जैसे अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है, बाई चांस त्रिभुज हमारा दिया है ए बी सी, त्रिभुज ABC में यदि भुजा AB बराबर भुजा AC, जब भुजा AB तो उनका अब AB के सामने कोण कौन सा है? कोण C, और AC के सामने कौन सा है? कोण B, तो कोण C बराबर हो जाएगा कोण B। ठीक है। अगर भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर हैं, तो उनके सम्मुख कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। और इसी का वाइस वर्सा होता है। वाइस वर्सा मींस इसी का अपोजिट होता है कि अगर जो है हमारे एंगल समान है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी कैसी होंगी? समान होंगी। अगर हमारे कोण बराबर हैं तो उनके सामने की जो भुजा है वो कैसी होगी? बराबर होगी। जैसे इसी में अगर आ जाए समान कोण की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। जैसे अगर त्रिभुज यहां पर ABC दिया है और इसमें दे दिया कोण A और कोण B बराबर है, कोण A बराबर कोण B कर दिया है, तो A के सामने वाली भुजा कौन सी है? BC। तो भुजा BC, A के सामने कौन सी है? भुजा BC, और हमारे B के सामने कौन सी भुजा? AC। तो हमारी BC और भुजा AC आपस में कैसी होंगी? आपस में समान होगी। यहां से क्या है, हमें एक चीज पता चलेगी, अगर भुजाएं समान है तो उनके सम्मुख कोण समान होंगे, और अगर सम्मुख कोण समान है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। अब इसके बाद आ जाओ जो हमारा मेन टॉपिक है कि सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहते हैं। मेन चीज ये है कि सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहते हैं। ट्रायंगल्स के बाद हेडिंग डालेंगे हम सर्वांगसम
त्रिभुज। तो क्या होता है सर्वांग सम त्रिभुज? अब सर्वांग सम का मतलब हो गया कि दो त्रिभुज समान है, सर्वांग सम। यहां से अगर डिटेल इसकी संधि विच्छेद आप करेंगे, हिंदी में आ जाएंगे सर्व अंग और सम। सर्व के मतलब सारे, अंग का मतलब भुजाएं अथवा कोण, और सम मीन्स समान। इट मीन्स ये हो गया, अगर दो त्रिभुज हमें दिए हुए हैं, दो त्रिभुजों में जो भी अंग हैं वो अंग आपस में समान हो गए, तो हमारा त्रिभुज क्या कहलाएगा? सर्वांग सम कहलाएगा ना। देखो जो भी डिफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वो हमारे उसी के जो शब्द दिया होता है उस शब्द के अंदर होता है। जैसे त्रिभुज, त्रि माने तीन, भुज माने भुजा, तीन भुजाओं से क्रिया करते त्रिभुज करते हैं, वो हमारा हो गया त्रिभुज। अब जब आएगा सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम में क्या है? सर्व अंग सम, सर्व अंग सम, सर्वांग सम। तो सारे अंग अगर समान है तो वो त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। दो त्रिभुज दे दिए हैं और दो त्रिभुजों के अगर सारे अंग समान होंगे हमारे, तो वो सर्वांग सम कहलाएंगे। तो अगर इसकी परिभाषा अगर लिखने को आ जाएगी, क्या लिखोगे? यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे यदि वे निम्न कसौटियों को पूरा करें, निम्न शर्तों को पूर्ण करें। अब वो शर्तें क्या है? पहली शर्त है भुजा भुजा भुजा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइड साइड साइड। सर्वांग समता, हेडिंग डालो। और इसमें लिखोगे क्या? भुजा 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 सर्वांग समता। इसमें लिखना क्या है? लिखना क्या है? यदि दो त्रिभुज, यदि दो त्रिभुजों में, भुजा भुजा भुजा, या दो त्रिभुजों में की जगह लिख दो, दो त्रिभुजों ए बी सी तथा पी क्यू आर में, दोनों त्रिभुजों की सभी भुजाएं समान हों, सभी भुजाएं समान हों, तो वे त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे, कहलाएंगे। अब इसे समझने के लिए क्या चाहिए हमें? दो डायग्राम चाहिए, फिगर्स चाहिए। तो हम दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज को कह देंगे ए बी सी, एक त्रिभुज को क्या कह देंगे? पी क्यू आर। दोनों त्रिभुज हमारे हो गए। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कब कहलाएंगे? ये चीज यहाँ आई है। दो त्रिभुज है हमारे, दो त्रिभुज क्या सर्वांग सम कहलाने कब कहलाएंगे? यदि इसकी भुजा ए बी और उसकी भुजा पी क्यू, भुजा कोई सी भी हो सकती है, ए बी के साथ जो है क्यू आर भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भुजा बी सी, भुजा क्यू आर, भुजा सी ए, भुजा पी आर। तो दो त्रिभुज है, अगर दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं एक दूसरे की जो है समान होंगी तो वो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। तो इसे लिखेंगे क्या? इसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ये साइन है, ये साइन है किसका? सर्वांग सम का। दो बराबर के निशान, उसके ऊपर है ऐसे ऐसे, ये हमारा हो गया सर्वांग सम का निशान। तो सर्वांग सम की जो पहली कसौटी है वो कसौटी है हमारी भुजा भुजा भुजा, जिसे साइड साइड साइड, और इन शॉर्ट इसे एस 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 सर्वांग समता भी कहते हैं। तो ये पहली कसौटी हमारी हो गई। अब पहली कसौटी के बाद दूसरी कसौटी इसकी आएगी। दूसरी कसौटी में क्या होगा? यदि भाई दो त्रिभुज दिए हैं, दो त्रिभुजों में क्या है? दो भुजाएं बराबर हों और उनके मध्य का कोण बराबर हो। भाई दो त्रिभुज दिए हैं तो दूसरी कसौटी लिखेंगे क्या? उसे भुजा कोण भुजा, इंग्लिश में आएगा नंबर तो साइड एंगल साइड। तो इसमें क्या लिखोगे? यदि
दिए गए दो त्रिभुजों ए बी सी तथा पी क्यू आर में दो भुजाएं और उनके मध्य के कोण समान हो तो भुजा कोण भुजा से वे त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। वे त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। तो इसमें अगर डायग्राम से आप करेंगे तो यदि ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी पी क्यू के बराबर हो, बी सी क्यू आर के बराबर हो और कोण बी, भाई इन दोनों भुजाओं के मध्य कौन सा कोण है? बी है। इधर दोनों भुजाओं के मध्य कौन सा? क्यू है। तो दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण कह सकते हो या मध्य कोण कह सकते हो आप। अगर आपस में कैसे है? समान है तो वो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कहलाएंगे। क्या कहोगे? त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा ए बी बराबर भुजा पी क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू और भुजा बी सी बराबर भुजा क्यू आर। तो एस ए एस से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। तो एस 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 मतलब साइड एंगल साइड से हमारे त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। ये हमारी कौन सी होगी? दूसरी कंडीशन होगी। किसी भी त्रिभुजों को, दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें जो मैं कसौटियां लिखवा रहा हूं उन कसौटियों में से किसी ना एक को क्या करना, प्रूव करना पड़ेगा। मतलब या तो तीनों भुजाएं बराबर हो या दो भुजाएं बराबर हो, उनके मध्य का कोण बराबर हो। इसके बाद कौन सी आएगी? तीसरी आएगी। तीसरी कसौटी है वो क्या होगी? देखिए तीसरी कसौटी हमारी आएगी कोण भुजा कोण, या ऐसे कह सकते हैं एंगल साइड एंगल। तो इसमें भाई परिभाषा वैसे लिखनी है, बस इस चीज चेंज होनी है। तो क्या होगा इसमें? यदि दो त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा, जैसे यदि दो त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में दो कोण तथा उनके अंतर्गत भुजा समान हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। तो दो त्रिभुज हमारे सर्वांगसम कब कहलाएंगे? यदि त्रिभुज एबीसी ये रहा और पी क्यू आर ये रहा। तो एबीसी कोण ए बराबर हो, कोण बी, कोण ए और पी आपस में बराबर हो, कोण बी और क्यू आपस में बराबर हो, उनके अंतर्गत भुजा ए बी और पी क्यू। तो क्या करेंगे? यदि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और भुजा ए बी बराबर भुजा पी क्यू, तो एंगल साइड एंगल से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये हमारी सर्वांग समता की तीसरी कसौटी हो गई। पहली कसौटी में क्या था? तीनों भुजाएं बराबर हो। दूसरी कसौटी में क्या था? दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो। और तीसरी कसौटी में क्या है? दो कोण और उनके अंतर्गत भुजाएं बराबर हो। अब इसके बाद जो हमारी चौथी कसौटी आएगी, चौथी कसौटी में क्या है? अगर तीनों कोण बराबर हो, यदि क्या हो? तीनों कोण त्रिभुजों के बराबर हो तो उन्हें हम सर्वांगसम कह सकते हैं।
तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल। इसमें अगर लिखने का नंबर आएगा तो क्या लिखोगे, यदि दो त्रिभुजों ए बी सी तथा पी क्यू आर में तीनों कोण आपस में समान हो, समान हो, तो वे त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे, कहलाएंगे। फिर डायग्राम्स का ड्रा करोगे, ए बी सी पी क्यू आर, दो त्रिभुज हैं तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में यदि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण सी, सॉरी क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर, तो जैसे ए कोण क्यू के बराबर है, बी कोण क्यू के बराबर है, सी कोण आर के बराबर है, तो ए से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। इसका मतलब एक निशान का मतलब ये कोण इसके बराबर है, दो का मतलब ये इसके बराबर है, तीन का मतलब ये वाला इसके बराबर है। तो इस तरह से क्या है हमारा, ये त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। इसके बाद एक इसमें और है, इसे हम कह सकते हैं समकोण कर्ण भुजा। तो उसमें क्या रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, समकोण त्रिभुजों के लिए। अगर इसे लिखेंगे हम समकोण कर्ण भुजा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, RHS। इसका मतलब आप समकोण त्रिभुज दो अगर दिए तो क्या एक कोण 90 का तो होना ही होना है, एक कोण 90 का हो अगर हो, उसके साथ अगर कर्ण के साथ एक और भुजा, तो समकोण में हमें कोण को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें लिखें कैसे, यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज, यदि समकोण त्रिभुज ABC तथा PQR में कर्ण तथा एक अन्य भुजा, कर्ण तथा एक अन्य भुजा आपस में समान हो, तो वे त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे, कहलाएंगे। तो जैसे समकोण त्रिभुज एक दे रखा है, ये दे दिया मान लो ए बी सी, ऐसे एक समकोण त्रिभुज इन्होंने और दे दिया पी क्यू आर। समकोण है तो ये कोण तो 90 होना ही है, तो समकोण त्रिभुज हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है कोण P बराबर कोण Q, क्योंकि एक कोण तो हमारे पास आई है। अब इसमें ABC और PQR में यदि भाई कोण B बराबर कोण Q हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें क्या दिखाना है, यदि कर्ण AC बराबर कर्ण AC बराबर कर्ण PR तथा इन दोनों भुजाओं में से कोई सी भी एक भुजा हमारी कैसी हो जाए, समान हो जाए, तो हमारे त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। मान लो हमारा BC और RQ हमारी कैसी है, समान है, तथा भुजा BC बराबर भुजा RQ, तो RHS से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। तो इन दोनों से हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC और सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR। तो सर्वांगसम की जितनी भी कसौटियां थी, ये सारी कसौटियां यहाँ पे क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण कैसा होता है, बड़ा होता है, छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होता है। ये चीजें भी आपको क्या करनी है, इसके साथ अलग से नोट डाउन कर लेनी है।
जैसे कहीं पे अगर आ जाता है, नोट समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो इस चीज को, कि यदि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है, बड़ा होता है। इसी तरह से अगर कोण बड़ा है तो उसकी सम्मुख भुजा भी कैसी होगी, बड़ी होगी। तो वो भी लिख सकते हो, त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है। यही चीज छोटी के लिए भी लागू है, यही चीज छोटी के लिए भी लागू है। कि सबसे छोटी भुजा की सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है और सबसे छोटी कोण की सम्मुख भुजा सबसे छोटी होती है, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा उसकी कर्ण होती है, ये भी पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, वो इसलिए कि इस बार जो आपके पेपर आएंगे वो आएंगे 20 मल्टीपल क्वेश्चंस। 20 मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए मान लो यही पूछ लेता, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण है, आधार है, या लंब है, या इनमें से कोई नहीं है, या इनमें से तीनों है। तो 5 ऑप्शन आपके पास हैं, 5 ऑप्शन में आपको जब तक कंफर्म नहीं होगा आप सही या गलत कैसे लगा देंगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये जो हमारे चैप्टर 7 का ट्रायंगल है, जो कि सर्वांगसम त्रिभुजों की बात हो रही है, इस सर्वांगसम त्रिभुजों का इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इस अगले वीडियो में आपके लिए जो है एक्सरसाइज 7.1 जो है लेकर आऊँगा। तो वीडियो देखते रहिए और अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।